हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इस चैप्टर के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ हम किसकी बात करेंगे। यहाँ हम उपभोक्ता के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। और कंज्यूमर कौन होता है ये आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये कोई संस्था भी हो सकती है, या ये लोगों का समूह भी हो सकता है जो कि किसी वस्तु की मांग करता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी अपनी किसी वस्तु का उपयोग करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उपभोक्ता। तो एज ए कंज्यूमर मीन्स एक उपभोक्ता को यह निर्णय लेना होता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे। यह उसके सामने क्या है, चुनाव की समस्या है, क्योंकि उपभोक्ता के सामने उसके साधन क्या है, उसकी आय, जो भी वो कमा रहा है, जो भी वो अर्न कर रहा है वो क्या है, सीमित है। तो उस सीमित आय से उसको अपनी कई तरह की जरूरतों को पूरा करना है, तो उसको चुनाव करना पड़ेगा कि किस वस्तु पर कितनी आय उसे खर्च करनी है, स्पेंड करनी है। तो ये जो उपभोक्ता का व्यवहार है ये इन बातों पर निर्भर करता है कि वो कौन सी वस्तुएं लेना चाहता है, मीन्स उसकी रुचियां क्या हैं, उसकी आय क्या है, और जो वस्तुएं वो खरीदना चाह रहा है उन वस्तुओं की कीमतें क्या हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग का अनुमान उससे मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर लगाता है। I mean कि किसी भी वस्तु में कुछ उपयोग होता है, कुछ उपयोगिता होती है, उसका कोई यूजफुलनेस होती है एक उपभोक्ता के लिए, तभी तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है। जिस वस्तु की हमारे लिए कोई उपयोगिता ही नहीं होगी, मीन्स कोई यूज ही नहीं होगा, तो हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। तो उपभोक्ता क्या करता है, वो वस्तु का अनुमान उससे मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर लगाता है। अब यहाँ पर एक नई चीज सामने आती है, उपयोगिता। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है, उपयोगिता क्या होती है, ये देखिए। उपयोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, यूज। तो उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसी को ही हम उपयोगिता या संतुष्टि कहते हैं। ठीक है, हर वस्तु में हमारे किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की एक क्षमता है, पावर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, उपयोगिता। Want satisfying power of a good is called utility। तो मीन्स आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को ही उपयोगिता कहा जाता है। अब ये जो उपयोगिता होती है ये स्थान और समय उसके आधार पर बदल भी सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि जब ये समर सीजन है तो उस समय जो ठंडी चीजें हैं उनका उपभोग ज्यादा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इनका उपभोग ज्यादा होता है। अब वही सेम उपभोक्ता जब सर्दी का सीजन आ जाता है तो हो सकता है वो इन ठंडी चीजों का उपभोग ना करता हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उपयोगिता जो है स्थान समय के आधार पर बदल भी सकती है। अब ये जो उपयोगिता होती है ये दो तरह की होती है, पहली है कुल उपयोगिता और दूसरी है सीमांत उपयोगिता। अभी मैं आपको इनके फॉर्मूलाज करवाऊंगी, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी, तो आपको ये दोनों जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इसे समझना है। कुल उपयोगिता क्या होती है, देखिए। कुल उपयोगिता एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग है, जो कि उपभोक्ता को वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो उपभोक्ता है वो वस्तु X का उपभोग कर रहा है। अब ये X वस्तु कुछ भी हो सकती है, कोई शर्ट हो सकती है, खाने की कोई चीज हो सकती है, रोटी हो सकती है। तो इस हम मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है और इस वस्तु के उपभोग करने से जितनी भी इकाइयों का वो उपभोग करता है उनसे जो उसे उपयोगिता मिलती है उसका योग जो होता है उसको हम कह देते हैं कुल उपयोगिता। और ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं ये बेसिकली जो उपयोगिता या जो यूटिलिटी होती है उसका हमें गणना वाचक जो माप है उसके बारे में बता रहा है कि हम जो भी उपयोगिता में मिलती है हम उसको माप सकते हैं, अंकों में माप सकते हैं। तो उसके आधार पर ये पूरा कंसेप्ट चल रहा है। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है,
सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन है। आप टेबल करेंगे, इस टेबल से आपको ऊपर की दोनों परिभाषा समझ में आ जाएंगी। देखिए इस टेबल में क्या है, हम शो करेंगे रिलेशन जो भी है इन दोनों में, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता। इस टेबल को क्लियर करने से आपको इन दोनों का जो बिहेवियर है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, वो भी समझ में आता है। हमने एक वस्तु ले ली और उस वस्तु के हम ये मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता पहले 0 इकाइयां उपभोग कर रहा था, 0 इकाई मीन्स कुछ भी नहीं ले रहा, उसकी कोई भी मात्रा नहीं ले रहा, तो नेचुरली उससे कोई भी उपयोगिता नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा है। उसके बाद उपभोक्ता उसकी फर्स्ट यूनिट का उपभोग करता है, पहली इकाई का उपभोग करता है, तो मान लेते हैं कि उसको 8 जो है 8 यूटिल्स मतलब जिसमें हम उपयोगिता को मापते हैं, तो उसको फर्स्ट जो यूनिट है पहली इकाई से 8 उपयोगिता मिलती है। दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 14 मिलती है। तीसरी से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, वो है 18, और फोर्थ यूनिट से उसको मिल रही है 20, फिफ्थ से मिल रही है 20, और सिक्स्थ से उसको मिल रही है 18। तो ये जो कॉलम है ये पूरा हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमारा जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा होता जा रहा है, ये उसके बारे में बता रहा है। अब जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण देती हूँ कि अगर हम जैसे एक पर्सन है, उसकी डाइट वो 3 चपाती खाता है, तो पहली चपाती उसने खाई, उसको कुछ संतुष्टि मिली, तो ये वो स्तर है। दूसरी चपाती उसने खाई तो उसकी उपयोगिता उससे उसको काफी उससे उपयोगिता मिली, मतलब उसको उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो बढ़ा। तीसरी खाएगा तो उसका संतुष्टि का स्तर और बढ़ा। मान लो फोर्थ उसकी डाइट में शामिल कर दी जाए तो उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो मैक्सिमम पर आ गया, अधिकतम संतुष्टि उसको मिल रही है अगर वो 4 इकाइयों का उपभोग करता है। लेकिन अगर वो 5वीं इकाई का उपभोग करता है तो ये जो 5वीं इकाई है ये उसकी कुल उपयोगिता में या उसके जो संतुष्टि के स्तर को नहीं बढ़ाएगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं लाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी उसको चपाती का उपभोग करना पड़ जाए, सिर्फ चपाती उसको खानी पड़ जाए, तो क्या होगा, उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो छठी इकाई है ये उसकी कुल संतुष्टि का जो स्तर है उसको बढ़ाएगी नहीं बल्कि घटाएगी। तो ये जो पॉइंट आ गया फिफ्थ, 5वीं यूनिट जब उपभोग की गई तो ये क्या है, संतुष्टि का स्तर मैक्सिमम पहुंच गया। अब उपभोक्ता इसके बाद उस वस्तु को लेना नहीं चाहता है, लेकिन अगर वो उसका उपभोग करता है तो उसका नेगेटिव असर नजर आएगा। ऐसे ही ये हमारा जो व्यवहारिक तौर पर हम ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जैसे आप यूनिफॉर्म में स्कूल ड्रेस या कुछ भी हम ऐसी उसकी जितनी भी इकाइयाँ हमारे पास हैं, हम उसकी इतनी इकाइयाँ अपने पास नहीं रखना चाह रहे हैं कि 1, 2, 3, एक लिमिट है 2 या 3 जोड़ा उसका हमारे पास है तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये वो पॉइंट है, 20 वो पॉइंट है जहाँ पर हम वस्तु की इकाइयों से पूरी तरह संतुष्ट हो गए, इसके बाद हमें उसकी अगली इकाई का उपभोग करने की जरूरत नहीं है। तो यही मैंने आपको बताया था कि कुल उपयोगिता क्या है, विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से जो उसको कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है उन सबका जो जोड़ है उसको हम कह रहे हैं कुल उपयोगिता। अब हम समझते हैं सीमांत उपयोगिता। इसकी परिभाषा क्या थी, सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन है। अब ये परिवर्तन को मापेगा, परिवर्तन किसमें, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है उसको मापेगा। ये देखिए स्टार्टिंग में 0 इकाई पर कुल उपयोगिता 0 थी, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नील। लेकिन पहली इकाई से उपयोगिता मिली 8 और इससे पहले वाली इकाई 0 थी, तो 8 माइनस 0 ये हमने यहाँ पर लिखा है 8। ठीक है, मीन्स इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो रही है। ऐसे आगे चलेंगे, इस वैल्यू में से अब ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, फिर इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ऐसे ही चल रहा है ये देखिए। तो मीन्स जब फर्स्ट यूनिट है उसकी एमयू क्या हो गई 8, सीमांत उपयोगिता 8। जब दूसरी इकाई उपभोग की तो कुल उपयोगिता 14 थी, ठीक है, तो ये 14 यहाँ लिखा, और इससे पहले वाली इकाई से कितनी उपयोगिता मिली 8, वो हमने यहाँ लिखी। तो 14 माइनस 8 किसके बराबर हो गया 6। तो ऐसे हम चलते जा रहे हैं। देखिए 18 माइनस 14 ये हमने यहाँ लिखा है, 20 माइनस 18 ये यहाँ हमने लिख दिया, और 20 में से 20 माइनस हुआ तो 0। ये पॉइंट क्या है, ये हमें दिखा रहा है
जो संतुष्टि का स्तर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उसके बाद अगर वो उपभोक्ता जो है वस्तु की इकाइयों का उपभोग करेगा तो उसका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उस पर नेगेटिव असर होगा। तो ये नेगेटिव साइन इसीलिए -2 यहाँ पर आया है क्योंकि वस्तु की उपयोगिता जो है वो अब घट चुकी है, इसलिए सीमांत उपयोगिता यहाँ पर नेगेटिव में है। तो मीन्स ये देखिए, ये यहाँ तक जो भी वैल्यूज हैं वो सब क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यूज है सारी की सारी। किसकी वैल्यूज पॉजिटिव है, जो हम MU की बात करें सीमांत उपयोगिता की। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ मूव हुए तो कितनी हो गई, 0, और इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव। तो ये क्या दिखाता है कि एक उपभोक्ता एक सीमा तक ही किसी वस्तु का उपभोग करता है, उस सीमा के बाद अगर उसमें वस्तु उपभोग करनी पड़ती है तो क्या होगा, उसका जो उपयोगिता में परिवर्तन हो रहा है उसमें वो नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, 0 जो पॉइंट है वो सैचुरेशन, अधिकतम संतुष्टि का स्तर है, और 0 के बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जैसे यहाँ पर उसे वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ये है आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो ये क्या दिखा रहा है कि जब तक कुल उपयोगिता पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जाएगी, तब तक ये जो सीमांत उपयोगिता वो क्या रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। जब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, यहाँ तक ये बढ़ रही है, आप देख सकते हो इस पॉइंट तक ये बढ़ रही है, तो इस पॉइंट तक जो सीमांत उपयोगिता है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब इससे इस पॉइंट पे आने में कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसको हमने क्या बोल दिया, 20 - 20 0, नो चेंज। और इसके बाद जैसे कुल उपयोगिता घटी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यही इन दोनों में रिलेशनशिप है। और इसके साथ अब इस टेबल के बेस पे मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये जो टोटल यूटिलिटी होती है इसका फॉर्मूला है समीशन MU। ठीक है, समीशन MU मतलब अगर हम जैसे 8 है, यहाँ पर 8 में 6 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा ये वाला, ऐसे इसमें 4 जोड़ देंगे 14 में तो 18 आ जाएगा। तो मीन्स इस MU को जोड़ते जाएंगे तो भी ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स इस कॉलम के बेस पे ये कॉलम सॉल्व हो सकता है, इस कॉलम के बेस पे ये कॉलम सॉल्व हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है, कुल उपयोगिता में होने वाला चेंज बटे में मात्रा में होने वाला चेंज। मात्रा में चेंज कैसे निकालेंगे, 1 - 0 1, 2 - 1 1, यहाँ तो पूरा ओवरऑल ही 1 है, ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 आ रही है। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है TUN - 1। जैसे TUN से मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि 4th इकाई की MU कैलकुलेट करें तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे TUN - 1। तो 4th इकाई की जो कुल उपयोगिता है वो कितनी है, 20, ये TUN हो गया, और TUN - 1 मतलब इससे पहले वाली जो TU थी वो 18, तो 20 - 18 2, तो ये 2 क्या आ जाएगी, MU आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करना समझ सकते हो और इन दोनों में जो आपस में संबंध है उसको भी क्लियर कर सकते हो। अब एक सिंपल सा डायग्राम करेंगे, इसी टेबल पर बेस्ड होगा वो, और उसके हेल्प से आपको ये जो संबंध मैंने यहाँ टेबल में बताए हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, आपके सामने ये वही तालिका है जो भी हमने डिस्कस की थी, और इसके साथ ही अब ये डायग्राम आपके सामने। आपने अभी सिर्फ ऊपर ये जो डायग्राम एक ये बना हुआ, एक ये इसके नीचे बना, आप अभी सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, इस पर हम बाद में जाएंगे। तो ये जो डायग्राम बना है इसके 2 पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट A है और एक ये B है। तो अभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में अभी आप एक डायग्राम पे कंसंट्रेट करो। ये A जो डायग्राम है कैसे बना हुआ है, देखिए तालिका पे वापस आइए। इस तालिका में हमने ये मात्रा ली हुई है ना, वस्तु की मात्रा, इसी मात्रा को हमने इस OX एक्सिस पर यहाँ दिखाया है, क्वांटिटी यूनिट्स में, इकाइयों में दिखाई है। ठीक है, तो ये है हमने कितनी मात्रा कंज्यूम की है, 1 2 3 4 5 6, वही यहाँ पर शो की गई। इसी तरह कुल उपयोगिता की हमने क्या क्या मान्यताएं ली थी, वैल्यूज क्या मानी हुई हैं, वो हैं 0। ठीक है, और वैसे आप ऐसे भी शो कर सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो 2 4 6 8 10 12 14
16, 18 इस तरह से भी ले सकते हो। मैंने आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए वही वैल्यूज शो की है यहाँ पर जो कि टेबल में दिखाई गई है। तो आप देखिए, जब फर्स्ट 0 यूनिट पर कुल उपयोगिता कितनी है 0, 0 पर कुल उपयोगिता 0, यही ओरिजिन पॉइंट। फिर आप टेबल से इसको कनेक्ट करते जाना, टेबल का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, मीन्स कॉलम 1 और 2 की बात हो रही है अभी, तो 1 और 2 कॉलम को कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस पे हमने यूटिलिटी दिखाई है, कैसी यूटिलिटी, कुल उपयोगिता को हमने यहाँ पर दिखाया है। तो कुल उपयोगिता जब पहली इकाई का उपभोग होता है तो कुल उपयोगिता कितनी है 8, ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट आ गया। जब सेकेंड यूनिट दूसरी इकाई का उपभोग होता है तो कुल उपयोगिता हो गई 14। ठीक है, वो हमने इस पॉइंट से शो कर दिया। जब थर्ड यूनिट का उपभोग होता है तो कुल उपयोगिता है 18, ये दिखाया हुआ 18। उसके बाद जब फोर्थ इकाई का उपभोग होता है तो कुल उपयोगिता जो है वो हो गई 20। फिफ्थ पर भी ये 20 रहती है, तो इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं, हाँ स्ट्रेट लाइन है यहाँ आप ये कह सकते हो। और जब 6 इकाई का उपभोग होता है तो क्योंकि उपभोक्ता यहीं पर ही संतुष्ट हो चुका है, ये जो जी पॉइंट है यहाँ पर उपभोक्ता पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है, इसलिए इस पॉइंट के बाद जो कुल उपयोगिता है, मतलब हमारा जो संतुष्टि का स्तर है वो गिरना शुरू हो गया। तो छठी इकाई पर कुल उपयोगिता घटकर 18 हो गई। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप नेम भी दे सकते हो, लेकिन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये जो पॉइंट्स है 0 से स्टार्ट करके इनको ज्वाइन करके हमने जो कर्व बनाई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कुल उपयोगिता वक्र। इसको हमने नाम दे दिया कुल उपयोगिता वक्र है। ठीक है, टीयू लिख सकते हो आप इसको, टोटल यूटिलिटी कर्व। तो ये कैसा है, पहले जैसे आपको मैंने उदाहरण अभी दिया था, चपाती का उदाहरण दिया था, या सेम तरह का कपड़ा अगर आप बार बार पहन रहे हो तो उसकी कितनी इकाइयां आप मैक्सिमम अपने पास रखोगे, आप उससे क्या होगे, बोर हो जाओगे, ऊब जाओगे। तो ये जो पॉइंट है, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये वही पॉइंट है कि जब हमें उस वस्तु की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मीन्स यहाँ देखिए कुल उपयोगिता वक्र क्या दिखा रहा है, कैसा बिहेवियर है इसका, कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग करते जा रहे हैं हमारी कुल उपयोगिता बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद ये बढ़ना बंद हो गई, यहाँ मैक्सिमम संतुष्ट हो गए, उसके बाद इकाई का उपभोग किया हमने तो कुल उपयोगिता में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, इसके बाद ये गिरना शुरू हो गई। अब आप इसको इस डायग्राम से कनेक्ट करो। अब यहाँ ये जो डायग्राम बना हुआ है ये बना हुआ है इस कॉलम को लेकर और ये कॉलम, मीन्स यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम की और थर्ड कॉलम की, जो वैल्यूज यहाँ शो हुई हैं कैलकुलेट करके उनको दिखाएंगे। देखो यहाँ पर हमने वैसे किया, क्वांटिटी ली हुई है और यहाँ पर हमने लिया हुआ है यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता हमने यहाँ दिखाई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट पर हमारी सीमांत उपयोगिता थर्ड कॉलम में क्या दिखाई हुई है 8। फर्स्ट यूनिट पर ये कितनी है 8, ये पॉइंट। सेकेंड यूनिट पर ये 6 हो गई, थर्ड पे ये घट गई 4 हो गई, फोर्थ पे ये कम होकर 2 हो गई और फिफ्थ पर ये 0 हो गई, क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है उसका नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, कुल उपयोगिता पर, क्योंकि इस इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में परिवर्तन नहीं आया था। ये जो पॉइंट है ये 0 का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 0 को शो कर रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो मिला दिया हमने तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ये क्या है हमारा MU कर्व है, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, सीमांत उपयोगिता कोई दिखा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसी डिस्क्रिप्शन को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कि MU कर्व, जो MU जो है वो पॉजिटिव रहेगा जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहेगी, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम पर आकर गई तो MU जो है वो 0 हो जाएगा, कुल उपयोगिता के घटने से MU नेगेटिव हो जाएगा। यही 3 रिलेशन है और चौथा रिलेशन आप फॉर्मूला के बेस पर कर सकते हो, जो मैंने आपको बताए थे कि MU को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, TUN-1 या फिर चेंज इन TU बटे में चेंज इन Q। जो बच्चे मैथ करते हैं डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, सारा डेरिवेटिव का ही कंसेप्ट है एक तरह से, और टोटल यूटिलिटी को मापते हैं MU को जोड़कर हम टोटल यूटिलिटी को
माप सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या समझेंगे, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको पहले वाले टॉपिक से थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में तो सरल है, किंतु एक इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है। मीन्स मैंने आपको अभी ये करवाया था टॉपिक कि उपयोगिता जो होती है, यूटिलिटी को अंकों में मापा जा सकता है। तो कई अर्थशास्त्रियों ने इस तरह के व्यूज दिए कि हम किसी वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है उसको संख्या में माप सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा व्यवहारिक तौर पर संभव है? क्या हम उपभोक्ता होने के नाते एज ए कंज्यूमर क्या हम अपनी उपयोगिता को अंकों में मापते हैं? तो ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है। इसलिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने जो ये गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण था इसकी आलोचना की। तो इसीलिए इसका स्थान किसने ले लिया? इसका स्थान फिर क्रमवाचक जो उपयोगिता का विश्लेषण है उसने ले लिया। ठीक है, तो अब हम उस कंसेप्ट को समझेंगे कि जैसे एक उपभोक्ता जो है वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, वो अपनी उपयोगिता को संख्या में नहीं मापता है, बल्कि वह अपनी प्रेफरेंसेस तय करता है। मीन्स उसके लिए कौन सी वस्तु ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी वस्तु उसके लिए कम ज़रूरी है, तो वो इस तरह से तो व्यवहार कर सकता है, लेकिन अपनी उपयोगिता को अंकों में नहीं मापता है। तो ये वो चीज़ निर्धारित करता है कि कौन सी वस्तु उसको अभी खरीदनी चाहिए, कौन सी वस्तु उसके लिए उससे कम ज़रूरी है, कौन सी बिल्कुल कम ज़रूरी है। तो इस तरह से वो अपने जो प्रेफरेंस है उनको तय कर लेता है। तो इस तरह से उसका जो वस्तुओं का बंडल है वो निर्धारित कर लेता है। तो उपभोक्ता के इस व्यवहार के पीछे कौन सा विश्लेषण काम कर रहा है, वो विश्लेषण उसे हम बोलते हैं क्रमवाचक विश्लेषण। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण इसके पीछे काम कर रहा है। क्रमवाचक का मतलब प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो उपभोक्ता के इस व्यवहार को हम ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ेंगे, हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा यहाँ पर, अब हमने बात करनी है उपभोक्ता के संतुलन की। तो उपभोक्ता संतुलन कैसी स्थिति है? इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये कैसी सिचुएशन है कि उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा वह अपनी आय को खर्च करने के वर्तमान तरीके में किसी भी तरह का परिवर्तन करना पसंद नहीं करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति। संतुलित होने का मतलब बैलेंस्ड हो जाना, कि मीन्स उस स्थिति को वो बदलना ही नहीं चाहता। जो उसके पास अपनी सीमित आय है, उस सीमित आय से वो क्या कोशिश करेगा कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अगर ये स्थिति उसको मिल जाती है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति। और वो क्या चाहेगा, क्योंकि अब उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, इसलिए वो स्थिति को बदलना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? उपभोक्ता के पास जो संसाधन है और उसकी जो जरूरतें हैं, तो वो उनमें किस तरह से बैलेंस लाएगा। तो उसको हम कह देंगे उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति, जहां पर उसकी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। उस सिचुएशन को ही हम उपभोक्ता संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या समझना है? उपभोक्ता बजट सेट। तो उपभोक्ता क्या है? उसको अपना बजट देखना है। अब बजट में अगर हम सिंपल बात भी करते हैं तो बजट का एकदम से हमारा माइंड कहाँ जाता है? हमारा माइंड रिसोर्सेज, साधनों की तरफ जाता है। और उपभोक्ता के साधन क्या हैं? उसकी आय, ये उपभोक्ता के लिए साधन है। तो मीन्स उपभोक्ता बजट सेट हमें क्या समझाएगा? उपभोक्ता का बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। तो ये क्या हो गया? उसका बजट सेट हो गया। ठीक है, तो अपनी सीमित आय को किस तरह से खर्च करता है, किस तरह से प्रचलित बाजार कीमतों पर वस्तुओं को अपनी सीमित आय से खरीदता है। जो सेट हमें इन चीजों के बारे में बताएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? उपभोक्ता बजट सेट, कंज्यूमर्स बजट सेट। तो ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पर ही कीमत के साथ रिलेट करते हुए हम क्या समझने वाले हैं हम कि बजट रेखा क्या होती है या कीमत रेखा क्या होती है। बजट लाइन और प्राइस लाइन से क्या मतलब है?
तो यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों को या संयोगों को दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई कीमतों और दी हुई आय पर खरीद सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे आप चलोगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से मान्यता ले रहे हैं, मान रहे हैं कुछ चीजें। पहला तो क्या है कि हमने मान लिया कि जो उपभोक्ता है उसकी आय 60 है, तो ये उसका बजट हो गया। ठीक है, ये बजट मतलब उसके साधन, उसके पास कितने रुपए हैं, 60 रुपए। अब हमने सिंप्लिसिटी के लिए 60 रुपए लिए हैं, यहाँ पर आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक मिनिमम छोटी सी वैल्यू ले ली आपको ये कीमत रेखा का कंसेप्ट समझाने के लिए, या उपभोक्ता अपना बजट कैसे निर्धारित करता है उसके बारे में बताने के लिए। तो पहली मान्यता हमने क्या ले ली कि आय उपभोक्ता के पास है 60 रुपए और वो दो वस्तुओं का ही उपभोग कर रहा है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जैसे एक डायग्राम जब हम बनाते हैं, मीन्स थेटिकली हमने इस चीज को दिखा दिया, लेकिन जब हमने इन सब चीजों को डायग्राम में शो करना है तो हम जनरली दो ही एक्सिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो उन दो एक्सिस पर हम दो ही वस्तुओं को इजिली शो कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर मान लिया कि उपभोक्ता के पास क्या है, दो वस्तुएं हैं। पहली है एक्स वस्तु और दूसरी है वाई वस्तु। अब इस 60 रुपए में उसको ये दोनों चीजें खरीदनी है और उसको क्या बता दिया गया है, उसको क्या पता है कि एक्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत क्या है, 2 रुपए। ठीक है, और वाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत क्या है, 1 रुपए। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको मैं एक सिंपल सेंस में लिख के दिखाती हूँ आपको। मीन्स उपभोक्ता की जो एम वाई मीन्स ये है 60 रुपीज, और एक्स वस्तु की जो कीमत है वो कितनी हो गई, 2 रुपए, और जो वाई वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, 1 रुपए। ये प्राइस है। तो अब इस 60 रुपए में वो मीन्स ये उसका बजट हो गया, तो वो अपना बजट सेट कैसे बनाएगा। अब इस सिंपल से उदाहरण से आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि अगर 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से उसको एक्स वस्तु खरीदनी है तो एक्स वस्तु की वो कितनी इकाइयां खरीद सकता है, 60 रुपए है ना उसके पास, तो पर यूनिट 2 रुपीज, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्स वस्तु की मैक्सिमम जो खरीद सकता है वो कितनी है, 30 इकाइयां वो खरीद सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो वाई है, वाई 0 हो जाएगा, वो वाई नहीं खरीद पाएगा क्योंकि 30 इंटू 2 60 हो गया, सारे रुपए उसने इस पे खर्च कर दिए। तो यहां पर इस सिचुएशन में वाई क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह वाई वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है, तो अगर वो वाई वस्तु पे सारे रुपए खर्च कर दे तो 60 यूनिट्स खरीद सकता है इस वस्तु की, वो मैक्सिमम 60 यूनिट्स खरीद सकता है। लेकिन यहाँ उसके लिए एक्स वस्तु की इकाइयां कितनी हो जाएंगी, 0, क्योंकि उसके पास अब एक्स वस्तु पर स्पेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जो सिचुएशन है इसको मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखती हूँ। हम लिख सकते हैं पी एक्स मीन्स एक्स वस्तु की कीमत हो गई, ये मल्टीप्लाई के लिए लगा दी मैंने डॉट, प्लस पी वाई डॉट वाई इक्वल टू एम वाई। आप इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लो, ये बजट से रिलेटेड इक्वेशन ही है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको आप क्लियर कर लो। मैंने क्या शो किया है, ये तो एक्स वस्तु की कीमत, ये एक्स वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता खरीद सकता है, ये वाई वस्तु की कीमत, ये वाई वस्तु की मात्रा जो कि एक उपभोक्ता खरीद सकता है। ये जो डॉट हैं ये मल्टीप्लाई को शो करती है। और एम वाई क्या है, एम वाई मैंने यहां भी मेंशन किया है, मनी इनकम, आय को एम वाई कह रहे हैं। अब हमें पता है एम वाई कितनी है, 60 रुपीज। ठीक है, तो इन दो सिचुएशन के बेसिस पर मैं इक्वेशन बना के आपको दिखाती हूँ कि पी एक्स जो थी वो कितनी थी, 2 रुपीज, 2 रुपीज इंटू 30। तो इस सिचुएशन में y तो 1 है, लेकिन y की इकाइयां पी वाई 1 है और y की इकाइयां कितनी हो गई, 0। तो ये किसके इक्वल हो गया, 30 के लिए। एक तो बजट सेट उपभोक्ता के पास ये है। दूसरा इस सिचुएशन गिवन सिचुएशन के हिसाब से दूसरा क्या है
कि जो Y वस्तु है उसकी हमने 60 यूनिट्स खरीद ली, 1 इंटू 60 यूनिट खरीद ली। ये पॉइंट का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखिएगा आप, इसके वजह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और X की प्राइस 2 थी, लेकिन सारी की सारी इनकम इस पे स्पेंड हो गई, तो इसकी इकाइयां कितनी हो गई? 0। किसके बराबर आ गया? 60। तो ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। एक्सट्रीम इन द सेंस यहाँ पर सिर्फ उपभोक्ता को क्या मिलेगा? X वस्तु, और यहाँ पर उपभोक्ता को मिलेगी सिर्फ Y वस्तु। लेकिन उपभोक्ता को क्या चाहिए? उपभोक्ता को क्या चाहिए? वो चाहता है कि उसके पास दोनों वस्तुएं हों। इनकी कीमत के आधार पर, X वस्तु की कीमत के आधार पर और Y वस्तु की कीमत के आधार पर वो क्या करेगा? अपना एक सेट बनाएगा, बजट सेट बनाएगा, जिसमें उसको दोनों ही वस्तुएं मिल पाएं। अब इस सिचुएशन के बेस पर हम लाइन बनाएंगे, प्राइस लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। देखो बच्चों, ये जो आपके सामने यहाँ लिखी है, इसी सिचुएशन को हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये डायग्राम में हमने लिया है ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पर है गुड X, ठीक है, और ओ वाई एक्सिस यहाँ हमने ले ली है गुड Y। ये दो चीजें उपभोक्ता जो है कंज्यूम कर रहा है, गुड X और गुड Y। वस्तु X और वस्तु Y का उपभोक्ता जो है वो उपभोग कर रहा है। तो इसी आधार पर जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि उपभोक्ता X की मैक्सिमम कितनी इकाइयों का उपभोग कर सकता है, अगर उसके पास 60 रुपए हैं तो वो मैक्सिमम उसकी 30 इकाइयों का उपभोग कर सकता है। तो मैंने जहां मैंने X एक्सिस पर X वस्तु दिखाई है, वहां पर मैंने मैक्सिमम 30 यूनिट्स लिए हैं, वो पॉइंट उठा लिया। और इसी तरह अगर वो 60 रुपीज Y वस्तु पे स्पेंड करता है तो 60 इकाइयां जो है अधिकतम खरीद सकता है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया 60 वाला। इन दो पॉइंट्स को, पॉइंट A और पॉइंट B, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी। ये जो AB लाइन है, इस AB लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्राइस लाइन या बजट रेखा। मीन्स ये क्या है? हमारी कीमत रेखा है, या हम इसको बजट रेखा भी बोलते हैं। तो ये क्या दिखा रही है हमें? ये रेखा हमें क्या दिखा रही है कि दी हुई कीमत और दी हुई आय के आधार पर उपभोक्ता दो वस्तुओं की अधिकतम कितनी इकाइयां खरीद सकता है। तो ये जो A पॉइंट है और B पॉइंट, ये दोनों क्या हैं? एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। मीन्स A पॉइंट पर उपभोक्ता के पास सिर्फ Y वस्तु रहेगी, X 0 रहेगी, और B पॉइंट पर X वस्तु की 30 इकाइयां वो उपभोग करेगा, लेकिन जो Y वस्तु है वो क्या हो जाएगी? 0। तो अब इस रेखा को बजट रेखा हम क्यों कह रहे हैं? हमने अभी ऊपर थ्योरी फॉर्म में से पढ़ा भी था, और उसी के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बजट रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उपभोक्ता की सीमा का निर्धारण कर रही है। मीन्स उसके पास जो उसका सीमित साधन आय है, उसके आधार पर वो इस रेखा से बाहर नहीं जा सकता है। उसे इस रेखा के अंदर, या ये कह सकते हैं इस रेखा के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, इस लाइन का पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, वो उनको तो अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस रेखा से ऊपर वो नहीं जा सकता। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? बजट रेखा। इसको हम कह रहे हैं बजट लाइन। मेरा कहने का मतलब कि अगर उपभोक्ता इस पॉइंट पर जाना चाहे, सी पॉइंट पर, तो उपभोक्ता इस पॉइंट पे जा ही नहीं सकता। ये बजट रेखा उसकी सीमा को तय कर रही है, या तो 60 अधिकतम Y की या अधिकतम 30 X की वो ले सकता है, इससे ऊपर वो जा नहीं सकता। तो वो ये जो बिंदु है, ये उसके लिए एक तरह से क्या बन गया? अप्राप्य बिंदु। वो इस सिचुएशन को प्राप्त ही नहीं कर सकता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अप्राप्य पॉइंट है ये, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हो, D पॉइंट, तो ये पॉइंट वो अचीव कर सकता है, ये प्राप्य पॉइंट है, प्राप्य बिंदु है, प्राप्त किया जा सकता है, ये अटेनेबल है, अचीवेबल है। लेकिन C पॉइंट क्या है? वो उसके लिए नॉन फिजिबल है, नॉन अटेनेबल है, क्योंकि उसके पास इतने साधन ही नहीं है। इसलिए हम इस लाइन को बजट रेखा बोलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था कि यह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों या संयोगों को दिखाती है, जिन्हें उपभोक्ता दी हुई कीमतों और आय के आधार पर खरीद सकता है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बजट रेखा। अब दूसरी बात कि हम इसको प्राइस लाइन भी बोल रहे हैं, कीमत रेखा भी इसका नाम ले रहे हैं। क्यों बोलते हैं इसको कीमत रेखा?
क्योंकि जो कीमत रेखा होती है वो दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को मापती है। ठीक है, तो यहाँ पर x वस्तु जो है उसकी कीमत कितनी है, ये आपके सामने लिखा हुआ है 2 रुपये प्रति इकाई, और यहाँ y की कीमत क्या है, 1 रुपया प्रति इकाई। तो कीमत रेखा इस अनुपात को मापती है, इसीलिए इसको हम ये नाम दे रहे हैं, क्योंकि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ये ए बी लाइन बजट रेखा भी है और ये प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं हम इसको, ये दोनों ही इसके नेम्स हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बजट रेखा क्या होती है